नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का एकीकरण अपन पढ़ रहे हैं और तकरीबन चीजें मैंने कल ही आपको याद करवा दी है। तो जब आप 76वीं क्लास देख रहे हैं इसकी, तो उससे पहले आप लोगों को 75वीं क्लास देख लेनी है, क्योंकि 75वीं क्लास के अंदर आप लोगों को पूरा एकीकरण तो मैं ऑलरेडी याद करवा चुका हूं। सातों चरण, सातों चरण की राजधानियां, सातों चरण के राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, सब कुछ जो है बहुत अच्छे से ट्रिक से याद कर लिए हैं। और उसके बाद में अपन ने मत्स्य संघ पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब मत्स्य संघ के बाद क्या हुआ आगे, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और इन सबको जो है अब अपन को पढ़ना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीएससी ही चल रहे हैं अपन। जो आप लोगों को कवर पे ये किताब दिख रही है, जो दिख रही है ये यहाँ पे थंबनेल के अंदर, इसी का चैप्टर है। इसका ये छठा चैप्टर है और इसके बाद में सातवां चैप्टर, और ये किताब भी फिनिश। सातवां चैप्टर राजस्थान की शौर्य परंपरा है, जिसके अंदर आप लोगों के व्यक्तित्व से संबंधित चीजें हैं वो पढ़ेंगे अपन। उसकी 3 एक क्लास आएगी आप लोगों के, और उसके बाद में ये किताब भी आप लोगों के हो जाएगी पूरी। यानी कि 9वीं और 10वीं पूरी हो गई ना, तो समझो अपन ने गढ़ जीत लिया है। ठीक है, क्योंकि छठी, सातवीं, आठवीं में ज्यादा समय लगना नहीं है। छठी, सातवीं, आठवीं तो मैंने पहले भी पढ़ाई थी। अब जो है किताबें चेंज होके आई है, तो नए तरीके से और इस पैटर्न पे नए तरीके से अपन पढ़ लेंगे। यानी कि मान के चलो भैयाओं कि आप लोगों के मुश्किल से 1 महीने का ये बैच बचा है, और 1 महीना ये पूरा हुआ इधर, और उधर अपन ने रीट मेंस का बैच शुरू किया, ये मान के चलो आप। ठीक है, ये बैच पूरा होगा और उधर अपन रीट मेंस का बैच शुरू कर देंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करेंगे टाबरो आज की क्लास। ओके, शुरू करा ले भाई। देखो समूह पहली पहल आज के पढ़नो है थांदिया ने, कल पहलो चरण अपन पढ़ चुकिया, तो बिंगे बाद में अपन पढ़नो है आज दूसरो चरण। ठीक है, दूसरा चरण है अपने द्वितीय चरण राजस्थान संघ का निर्माण। ठीक है, अब देखो ये राजस्थान का मैप है ना, अब इसमें एकीकरण जो हुआ है वो इस दिशा से हुआ है, ऐसे हुआ है। ठीक है, ऐसे याद रखना कि अजमेर मेरवाड़ा बाद में जुड़ेगा, ये इस तरीके से एकीकरण चला है। यहां से मत्स्य संघ से शुरू हुआ, फिर बाद में दूसरे चरण के अंदर 9 रियासतें शामिल होगी, फिर बड़ी बड़ी रियासतें शामिल होगी, और इस तरीके से यहाँ पे आके फिनिश होगा। तो ये चक्र याद रखना, इस तरीके से चला है। ठीक है, अब देखो रियासती विभाग का प्रस्ताव 3 मार्च 1948 का है कि इस तिथि को 9 रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दिया। अब जो मत्स्य संघ बना था ना, उसे ऐसे का ऐसे आप अलग रखो, क्योंकि मत्स्य संघ के साथ में ये डील की गई थी कि आपको जो है बाद में उत्तर प्रदेश या राजस्थान किसी में से एक में मिला दिया जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक में मिला देंगे, और इन 9 रियासतों का एक संघ बनाया जिसको राजस्थान संघ नाम दिया। 9 तो रियासतें ये थी, एक ठिकाना था कुशलगढ़। ठीक है, एक ठिकाना कौन सा, कुशलगढ़ भी इसके अंदर शामिल था। ठीक है, तो देखो भाई अब इसके अंदर कौन कौन सी है, देखो कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, आप लोगों के आ गई ये यहाँ पे कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ गए, यानी कि हड़ौती वाली आ गई सारी की सारी। ठीक है, बाबू जाको अपने पैसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें से 12 नहीं आई है यहाँ पे, लेकिन कोटा, बूंदी, झालावाड़ याद रखना। टोंक, क्योंकि 12 तो देखो उस समय जो है बाद में बने, 12 बाद में बना है, ये इसके अंतर्गत ही आता था। कोटा, बूंदी, झालावाड़ यानी हडोती पूरा ही आ गया। टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा, ये 9 रियासतें जो है इनको मिलाकर, ये छोटी छोटी रियासतें थी, इनको मिलाकर राजस्थान संघ बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को लगेगा गुरुजी ये तो राजस्थान के मैप से बाहर जा रहा है, तो ये तो है ना, ये एआई ने यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को रियासतें हाईलाइट करने के लिए मैप से बाहर लेके बताया कि ये भैया 9 रियासतें इस तरीके से। बाकी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई नाम से ध्यान रखना, आप नाम से मैप के अंदर लोकेशन जानते हो। ठीक है, ले आओ स्क्रीनशॉट एक बार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेवाड़ रियासत, उदयपुर, उस समय उदयपुर को भी मिलाने के प्रयास जारी थे, और उदयपुर को जो है इस संघ के अंदर मिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उस समय तक उदयपुर के महाराजा राजी नहीं हुए थे, क्योंकि सबसे पुरानी रियासत, ठीक है, बड़ी भी रियासत, स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए जो शर्तें थी उसके अंतर्गत बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे थे, तो उनको कोई लगा कि अपने कोई गरज है नहीं, अपन तो अलग से अपना पूरा अलग ही देश बना देंगे। संघ में शामिल होने वाली अन्य रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। महाराणा कह थे चाहो कि मैं मिलूं, मैं भी तो चाहना चाहिए कि मैं मिलूं, कि मेरी तो इच्छा ही कौन कि मैं साथ में मिलूं, तो मैं इस संघ का हिस्सा क्यों बनूं। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। प्रजामंडल क्या करता था, प्रजामंडल जनता के पक्ष की बात करता था, जनता चाहती थी कि मिल जाए, प्रजामंडल चाहता था कि मिल जाए, लेकिन राणा जी नहीं चाहते थे कि मिले। परंतु अंतिम परिणाम इस संघ में मेवाड़ के न शामिल होने के रूप में ही आया, और आखिरकार बिना मेवाड़ के ही यह संघ अस्तित्व में आ गया।
मेवाड़ जो है दूसरे चरण के अंतर्गत मिलता नहीं है, और दूसरे चरण के अंतर्गत नहीं मिलने से ये संघ जो है बन जाता है और ये राजस्थान संघ कहलाता है। दूसरा चरण है, तारीखें मैंने आपको कल याद करवा दी है, पूरी 7 चरणों की याद करवाई है। ले स्क्रीनशॉट लुटा लो। देखो अब विलय पत्र पर हस्ताक्षर और ऐतिहासिक कथन, ठीक है। देखो प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी 9 रियासतों के शासकों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। वहां पे बांसवाड़ा के आप लोगों को बताया चंद्रवीर सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्या कहा इन्होंने, ये देखो चंद्रवीर सिंह जी है, महारावल चंद्रवीर सिंह जी बांसवाड़ा के विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर रहे हैं और क्या कहते हैं, मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्यों कहा इन्होंने ऐसा, क्योंकि भाई राजे रजवाड़े रहे हैं तो वहां पे जो है शासन चलाने का जो है इनको आदत थी, और अब जो है लोकतंत्र की बात हो रही थी तो फिर जो है वो राजशाही चली जाएगी, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और हस्ताक्षर करते समय उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। और ये कोटेशन बार बार पूछा जाता है, ये कोटेशन बार बार पूछा जाता है कि ये किसने कहा, लेकिन अब ये बिल्कुल सरल सवाल बन चुका है, अब ये कठिन सवालों के अंतर्गत नहीं आता, ये तो बिल्कुल ही सरल है। अब तो क्या है इसमें से पूछेंगे, ये पूछेंगे तो लगभग लगभग 99% बच्चे सही करके आएंगे, और वो सवाल ही कोई खोटो करावे है तो बिन लागे मन के 5 वर्षीय योजना लेने चाली बिंगे जो है सिलेक्शन लेने में 5 साल तो खरा खरा लागी, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय जो तीसरे चरण के अंतर्गत होता है, मेवाड़ के विलय की पृष्ठभूमि देखिए, देखिए गोलीकांड 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया था, ठीक है। अब प्रजामंडल की मांगे थी, प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त किया, ठीक है। और दिल्ली की स्थिति क्या थी, दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी, सरकार कांग्रेस की, और शर्तें तय करने हेतु दिल्ली रवानगी होती है कि महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा, और उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग इस सुनहरे अवसर के इंतजार में था। यहाँ पे एक गोलीकांड होता है, जिससे क्या है 5 अप्रैल को गोलीकांड होता है, तब यहाँ के राणा को लगता है कि हमें भी जो है इसके अंतर्गत मिल जाना चाहिए, नहीं तो बाद में हमारा सहयोग करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो इन्होंने यहां से भेजा, किसको भेजा, ध्यान रखना, राममूर्ति, मोहन सिंह मेहता और इनको भेजा। अब यहां से ये शर्तें लेकर जाते हैं, ये कहते हैं राणा जी कि शर्तें भाई अपनी होगी, चित्र थे देखता रहे हो, ठीक है, चित्र देखने से याद हो जाता है कि शर्तें अपनी होगी। शर्तों में ये कहना कि भाई राज प्रमुख बनेंगे अपने राणा जी, राजधानी बनेगी उदयपुर, और प्रिवी पर्स जो है वो पूरा का पूरा जो है अपने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कि अपने जो 20 लाख का प्रीवी पर्स मिलना चाहिए वगैरह, ये शर्तें लेके और यहाँ पे भेजते हैं दिल्ली, ठीक है ना। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन बहुत तेज थे, उन्होंने ये भी इनकी शर्तों का भी तोड़ निकाल दिया और उदयपुर को शामिल कर लिया था, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। देखो भाई रियासती विभाग की सामान्य नीति क्या थी, विभाग ने नीति बनाई थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा। प्रीवी पर्स क्या था कि एक मतलब एक वॉलेट कह सकते हो आप, जो राजा को अपने खर्चे और सारी चीजें चलाने के लिए जो है उनको ये पैसा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बदले वो वहां से जितना भी रेवेन्यू आता है वो सब ये लेंगे और इनको जो है प्रीवी पर्स दे दिया जाएगा। मेवाड़ महाराणा की मांग थी कि 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स की मांग दी जाए। अब रियासती विभाग द्वारा निकाला गया कुछ, अब रास्ता क्या निकाला है, शर्त तो ये थी कि 10 लाख वार्षिक से अधिक किसी को नहीं देंगे, और राणा जी ने कहा कि 20 लाख तो मैं लूंगा तभी मैं मिलूंगा, नहीं तो फिर थे जानो थोड़ा काम जाना है। अब क्या रास्ता निकाला, तो देखो इनको जो है 10 लाख रुपए तो वार्षिक प्रीवी पर्स दे दिया, 10 लाख तो जो नियम था वो दिया, 5 लाख रुपए वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता दे दिया अलग से, और 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों के खर्चे के लिए दे दिए। यानी कि प्रीवी पर्स तो 10 लाख का ही दिया है, शर्त यह थी प्रीवी पर्स 10 लाख का दिया जाएगा, इससे अधिक किसी को नहीं दिया जाएगा। 5-5 लाख रुपए इनकी शर्त को जैसे तैसे मनाने के लिए अलग अलग तरीके के भत्ते दे दिए, और ऐसे करके राणा जी को 20 लाख रुपए सालाना देने जो है स्वीकार कर लिए, और उसके बाद में राणा जी को जो है मिला लिया। उदयपुर को राजधानी बनाने में कोई समस्या नहीं थी, राज प्रमुख इनको भी बनाने में कोई समस्या नहीं थी, तो यह इस तरीके से इनको मिला लिया गया, ठीक है। अब देखो
विशेष रियायत, रियासती विभाग ने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार किया। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है ना आजीवन यानी कि आजन्म, पहले तो इन्होंने ये कहा था कि वंशानुगत जो है राज प्रमुख बनाया जाए। इन्होंने तो इस तरीके से शर्त की थी कि मेवाड़ के राणा को वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए, यानी कि ये राणा जी जाएंगे, इनका पुत्र या उत्तराधिकारी जो भी बनेगा वो बनेगा। लेकिन यहां पे भी वीपी मेनन ने एक चाल चली। वीपी मेनन ने किया कि वंशानुगत तो देखो आने वाली पीढ़ी में तो क्या हो क्या नहीं हो आपको थोड़ी पता है, उत्तराधिकारी युद्ध हो जाए कुछ हो जाए, तो क्या आप जब तक जिंदा हो आपको आजन्म राज प्रमुख बना दिया जाता है। तो ये जो है ये भी तोड़ निकाला देखो बीच में। राणा जी के ठीक है अपा जीता जीता तो राज प्रमुख अपाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आजन्म राज प्रमुख बनाना स्वीकार कर लिया। ये ध्यान रखना 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स है, 10 लाख रुपए वार्षिक राज प्रमुख पद का भत्ता है और 5 लाख रुपए राज प्रमुख पद का भत्ता है और 5 लाख रुपए धार्मिक कृत्यों के लिए दिया है। इस तरीके से समझौता हुआ और जैसे तैसे जैम तैम कर और उदयपुर ने जो है मिला लिया पैसा। आगे देखो, अब दूसरा चरण जो था उसके उद्घाटन का क्या घटनाक्रम चला था वो थोड़ा सा देख लेते हैं, वो रह गया था पीछे, ठीक है। हालांकि दे रखा आपके इसमें है ना, इस किताब के अंदर जिस सीक्वेंस से दिया उसी सीक्वेंस से लिया है, लेकिन इसको दूसरे चरण के साथ में आप जोड़ लेना। अब क्योंकि उदयपुर देखो उदयपुर वाला दांव पेच है बीच में, इसलिए इसको इस सीक्वेंस में दिया है कि उदयपुर अगर पहले मिलने के लिए राजी हो जाता तो दूसरे चरण के समय ही ये बातें हो जाती, लेकिन उस समय के लिए लेट हो गए थे, इसलिए तीसरा चरण का अलग से उद्घाटन किया गया। देखो भाई तारीख का संशय, कोटा में राजस्थान संघ राज्य का उद्घाटन 25 मार्च को होने वाला था, ध्यान देना 25 मार्च को होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई। डेट क्या थी? 25 मार्च 1948। अब इनके जो विलय की जो है सूचना मिली वो 23 मार्च को, अब बचे क्या बीच में एक दिन बचता है 24 मार्च। वीपी मेनन ने सलाह दी, वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन रोक दिया जाए। लेकिन कोटा के महाराज कहते हैं कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी है और कई राजा महाराजा और अन्य अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, अतः समारोह निर्धारित तारीख पे ही संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने उनका भी तर्क मान लिया। अब क्या करें, ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे खिसका है, तो क्या नहीं भाई राजा रजवाड़े सारे आ चुके हैं, सब तैयारियां सारी हो गई, ऐसे कैसे आगे खिसका दे, तो ये तो उसी समय करना पड़ेगा। तो उद्घाटन 25 मार्च को ही होता है। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री एनवी गॉडगिल ने कोटा के नए राज्य जो राजस्थान संघ के उद्घाटन की रस्म अदा की और उन्होंने महाराव कोटा जो भीम सिंह जी कोटा है ना, इनको राज प्रमुख एवं गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई है, ठीक है। तो ये देख लो उद्घाटन समारोह चल रहा है यहाँ पे। तो आपको यही ट्रिक बताई थी, उदय भी भोपा, तो उदय यानी उदय पान सिंह धौलपुर, भी यानी भीम सिंह कोटा, तो दूसरे चरण में कौन बनते हैं राज प्रमुख? भीम सिंह कोटा बनते हैं, ठीक है। दूसरे चरण की राजधानी भी कोटा ही है, वहां पे ही समारोह हुआ है। देखो तीसरा चरण, अब संयुक्त राजस्थान का गठन और वैधानिक संकट। प्रधानमंत्री का मनोनयन, मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य में प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया, ठीक है। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री के लिए माणिक्यलाल वर्मा को। अब देखो मंत्रिमंडल पर मतभेद हुआ। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की और महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। राणा जी कहते हैं कि अपने जो जागीरदार है सामंत है उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, ठीक है। वर्मा ने राज प्रमुख का यह सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अब वर्मा जी किससे संबंधित थे? प्रजामंडल से संबंधित थे, है ना, लोकतंत्र की बात करते थे। नए राज्य के बनते ही यह वैधानिक संकट पैदा हो गया था। अब यह बना यह मंत्रिमंडल गठित करना है और यहाँ पे ये उलझ गए। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे राजा जी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देना है, जागीरदारों को शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माणिक्यलाल जी वर्मा कह रहे हैं मैं इस सुझाव को मानने में असमर्थ हूं, मैं जागीरदारों को प्रतिनिधित्व नहीं दूंगा। ये वैधानिक संकट आ गया सीधा सीधा। उद्घाटन कब होता है? 18 अप्रैल 1948, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राजस्थान, जो अपने संयुक्त राज्य राजस्थान आएगा आगे लिखा हुआ है, ध्यान रखना, संयुक्त राजस्थान ही कहते हैं इसको, इसका उद्घाटन करने उदयपुर पहुंचते हैं। तो ये था आपके तीसरा चरण, ये था तीसरा चरण, ठीक है। चलो टावर स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ना। पूरी पूरी स्टोरी टाइप है आप लोगों के, पिक्चर चल रही है ये। तो ये देखो आया, क्या नाम आया है? संयुक्त राज्य राजस्थान, ठीक है। तृतीय चरण, इसको हटा ही देते हैं यहां से, ठीक है, ठीक। तृतीय चरण का मंत्रिमंडल और कार्यकाल देखिए। पंडित नेहरू की सलाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माणिक्यलाल वर्मा को सलाह दी कि वे पहले अपने पद की शपथ लें, यदि
मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे और सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर लें। क्या आप चले जाओ और इनके यहां से राणा जी के यहां से राममूर्ति को ले जाओ और दोनों जने जाके वहां पे जो है रियासती विभाग से सलाह मशविरा कर दो। पंडित नेहरू की इसी सलाह पर राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह के साथ ही वर्मा जी ने भी मंत्रिपरिषद की इनकी जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। ठीक है, प्रधानमंत्री की शपथ ये ले लेते हैं। अब देखो, शपथ लेने के पश्चात वर्मा जी ने राज प्रमुख के दबाव में न आकर अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से मंत्रिमंडल का गठन किया। इनके दबाव में नहीं आए और प्रधानमंत्री ये थे तो इन्होंने जो है अपने अनुसार ही मंत्रिमंडल का गठन किया है वर्मा जी ने। ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, ऐसे सवाल ही पूछेंगे आने वाले समय। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो मंत्रिमंडल का कार्यकाल और सफलता। संयुक्त राज्य राजस्थान का यह मंत्रिमंडल केवल 11 माह तक ही अस्तित्व में रहा है। ठीक है, मंत्रिमंडल की सफलता, इस अल्प अवधि में इस मंत्रिमंडल ने यह कार्य कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई थी। ऐसा तगड़ा मंत्रिमंडल बनाया था इन्होंने। देखो कितनी जबरदस्त तरीके से ये डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा काम किया है जो 11 सालों में नहीं हुआ, वो इन्होंने 11 माह के अंदर कर दिखाया। ठीक है, इस आश्चर्यजनक सफलता का पूरा श्रेय निम्नलिखित को जाता है, जिसमें कौन कौन है? माणिक्यलाल वर्मा का कुशल नेतृत्व, उनके तपे तपाए सहयोगियों का कड़ा परिश्रम और लगन, उनका दृढ़ निश्चय, ठीक है, इनको जाता है। और मुख्य उद्देश्य क्या है? इन सभी ने राजस्थान की सदियों से शोषित और पीड़ित जनता के प्रति उत्तरदायित्व का प्रतिनिधित्व किया है, उनका साथ दिया है। ठीक है, इसी कारण जो है ये जानते थे कि किस तरीके से शासन को चलाना है, जनता की क्या मांग है, और इसी कारण ये मंत्रिमंडल की ये सफलता देखने को मिलती है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अब वृहत राजस्थान के निर्माण की मांग और व्यवहारिक कठिनाइयां। अब संयुक्त राज्य राजस्थान तो बन गया, अब वृहत राजस्थान। ठीक है, प्रस्ताव की तिथि देखिए 20 जनवरी 1948। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहत राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग की। क्या सभी को मिला के और एक वृहत राजस्थान बना देना चाहिए। सभी में कौन आ गया? बड़ी रियासतें कौन बाकी रही बताओ? उदयपुर तो मिल गई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ठीक है, ये बची, और एक बीकानेर, ठीक, ये रहती है। अब देखो व्यवहारिक कठिनाइयां क्या थी। भारत सरकार के सामने इस प्रस्ताव को लागू करने में कई अड़चनें थी। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी। जैसलमेर भी थी एक इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी इनके सामने। ठीक है, फिर क्या होता है? देखो मरुस्थलीय और सीमावर्ती रियासतों का विलय क्यों जरूरी था? जैसलमेर की बात आएगी। अब देखो सुरक्षा का कारण, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था। यदि इनको राजस्थान संघ के अंदर नहीं मिलाते तो ये तो पाकिस्तान से कभी भी जो है यहाँ पे आक्रमण हो सकता है, ये संकट रहता। भौगोलिक और आर्थिक कारण भी थे। ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी। इनका अकेले विकास करना इन राज्यों के आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था, यानी इनके बजट से बाहर थी ये चीजें। ये खुद जो है यहाँ पे विकास नहीं कर सकते थे, अतः रियासती विभाग ने इन्हें वृहत राजस्थान में शामिल करने की इच्छा प्रकट की। रियासती विभाग चाहता था कि ये वृहत राजस्थान के अंतर्गत ये भी शामिल हो जाए। क्या भले अस्तित्व और स्वतंत्र रख सकती है, लेकिन ये दो कारण है जिसके कारण इनको भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, ले उठा स्क्रीनशॉट। देखो राजाओं से बातचीत और विलय की ऐतिहासिक घोषणा दिसंबर 1948 की बात है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर, जयपुर के राजाओं से वृहत राजस्थान के निर्माण की बातचीत शुरू की। शुरुआत में ये तीनों शासक अपनी रियासतों को पृथक रखने के इच्छुक थे, परंतु कई बैठकों के साथ मेनन इन्हें मनाने में सफल रहे हैं। शुरुआत में देखो, जिसको अधिकार हो कि आप स्वतंत्र रह सकते हो, तो स्वतंत्रता सबको प्यारी है, तो इन्होंने कहा हम तो अलग ही रहेंगे। लेकिन इन्होंने बैठक पे बैठक की, कई तरीके से चीजें समझाई, तब जाके जो है बाद में राजी हो गए। जैसलमेर की क्या स्थिति थी? जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले से ही भारत सरकार के हाथ में था। ठीक है, और 14 जनवरी 1949 को क्या होता देखो, उदयपुर में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों के संयुक्त राजस्थान के में विलय तथा वृहत राजस्थान के निर्माण की ऐतिहासिक घोषणा की। कब होती है घोषणा? 14 जनवरी 1949 को घोषणा होती है। ठीक है, ये डेट नहीं है उसकी, लेकिन घोषणा कब होती है कि हम इनको मिला रहे हैं, ये घोषणा सरदार वल्लभ भाई पटेल 14 जनवरी 1949 को करते हैं। ये ऐसा प्रश्न है जो अच्छों को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य प्रश्न है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो भाई, घोषणा तो होगी है।
ठीक है, कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर महाराजाओं ने अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय स्वीकार कर लिया और उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। दिल्ली में एक बैठक होती है 3 फरवरी 1949 को। इस योजना पर विचार करने हेतु वीपी मेनन ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। वीपी मेनन एक बैठक बुलाई, राजाओं को बुलाए, सबको देख लो, यहाँ पे एक बैठक बुलाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, दिल्ली में आयोजित बैठक में रियासती शासकों के पदों को लेकर निम्नलिखित कुछ बड़े निर्णय लेते हैं। क्या? जीवन पर्यंत राज प्रमुख। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया गया। अब यहाँ पे मान सिंह जी ने कह दिया मैं तभी मिलूंगा जब राज प्रमुख बनाया जाए मुझे, वो भी जीवन पर्यंत। और राज प्रमुख बनाने का वादा तो ऑलरेडी भूपाल सिंह जी से कर चुके थे। अब रियासती विभाग के सामने संकट, लेकिन रियासती विभाग के अंदर वीपी मेनन ऐसे धुरंधर थे जो हर चीज का हल निकालना जानते थे। वो गए राणा जी के पास, राणा भूपाल सिंह जी के पास, और भूपाल सिंह जी इंतजार के हो गया बोपसा यूं है कि अब देखो दूसरी रियासत मिले, ठीक है, और दूसरी रियासत का राजा भी आए, और आप देखो कितनी पुरानी रियासत के राजा रहे हो, क्या आप उस समय राज प्रमुख कहलाने योग्य हो? क्या आपका ओहदा कितना ऊंचा है, पुरानी रियासत है, इतना यशस्वी इतिहास रहा है, आप तो महाराज प्रमुख होने चाहिए। और राज प्रमुख बना देते हैं कि अपने जयपुर वाले जो है मान सिंह जी बना दे, आप की इच्छा है कि हाँ आप बात तो बिल्कुल सही करिए थे, जब वो राज प्रमुख तो मैं तो महाराज प्रमुख बनूंगा। तो भूपाल सिंह जी को राजी कर दिया कि भूपाल सिंह जी आप तो बनोगे महाराज प्रमुख, और यहाँ पे बना देते हैं इनको राज प्रमुख। ठीक है, महाशब्द लगा है, महाराज प्रमुख ऊपर हो गए। तो फिर ऐसे करके राजी किए सबको, और सबको जो है शामिल करने के लिए वीपी मेनन ने चाल चली थी। तो यहाँ पे देखो महाराज प्रमुख का सामान्य पद, उदयपुर मेवाड़ के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का विशेष सम्मानित पद दिया गया। यहाँ पे इनको महाराज प्रमुख का पद दिया गया, और यहाँ पे राज प्रमुख इनको बना दिया। माणिक्यलाल वर्मा का रुख देखिए, वर्मा जी इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, परंतु अगले दिन उन्होंने इन निर्णयों पर अपने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे दी थी। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा जी ने भी सहमति दे दी है। और यहाँ पे यह सारा गणित आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से राजस्थान का निर्माण हुआ है। अब ये जो है भैया रोचक बनाने का मैंने प्रयास किया है, और आप सभी का प्रेम तो इन क्लासेस पे मिल ही रहा है। ठीक है, तो जितनी रोचक मैं बना सकता हूँ मैं रोचक बनाने की पूरी कोशिश करी है। ठीक, अच्छा, आरबीसी की जो टेस्ट सीरीज दी थी उस पर ऑफर समाप्त हो गया है। 4 दिन में कूका पाड़िया खूब, क्या भाई 51 रुपये के माए, सिर्फ 51 रुपये के माए थन टेस्ट ज्वाइन करना है, कर ले कर ले। कल से लगा के 12 बजे जब ऑफर समाप्त हो गया, और आज जब मैं क्लास ले रहा हूं, मैं शूट कर रहा हूं ये क्लास 6:30 बजे का टाइम है अभी, और आप देखोगे 8 बजे बाद, तब तक कम से कम 50 से 100 मैसेज आ गए कि सर हम तो रह गए, हमें तो 51 रुपए में लेनी थी, अब तो उसकी रेट 65 हुई। 65 भी कोई ज्यादा नहीं है, 51 की सीधी 100 भी हो सकती थी, लेकिन हमने वो भी नहीं किया। डबल भी हो सकती थी, डबल होती ना फिर भी मैं कह रहा हूं सस्ती होती, लेकिन फिर भी जो है अब इसकी प्राइस 65 है। और भाई जी रक्षाबंधन रे भरोसे मत रहे हो, सबसे बेस्ट ऑफर जो मैं देता हूं वो लॉन्च होती है टेस्ट सीरीज तभी देता हूं, इसलिए जितने भी जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन होते करो। रक्षाबंधन पे इसके ऊपर कोई ऑफर अपन नहीं देंगे। आरबीएससी की प्राइस 65 ही रहेगी, तो जिसको भी ज्वाइन करनी है अब 65 प्लस जीएसटी 76 के अंदर पड़ेगी अब टोटल। पहले पड़ रही थी 51 प्लस जीएसटी 60 रुपए में, 60 रुपए में पड़ रही थी। 16 रुपए का ज्यादा खर्चा आ रहा है, कोई ज्यादा भी नहीं है, कोई मैं करोड़ों का हिसाब बता रहा हूं ना जैसे लगता है ऐसे, जबकि 16 रुपए का ज्यादा आप लोगों के खर्चा है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों के मैं बता रहा हूं, इसके अंदर भी बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती, इतनी कि कोई दे नहीं सकता इतनी सस्ती। फिर भी जो वंचित रहे हैं अब अपने हिसाब से कभी भी आप ज्वाइन कर लो, 51 के भरोसे अब मत रहना, वो समय जा चुका है, और समय हाथ से निकल गया यानी कि गया। मैं कूका पाड़िया गणी तो भी मैं भी कहने लग गयो कि गुरुजी फायदो है में, तो फायदो गुरुजी रो वो नहीं, यहाँ पे गौरव सिंह घाणेराव का यदि फायदा हुआ तो मान के चलो राजस्थान के हर बच्चे का फायदा हुआ। ये देख रहे हो आप, कौन है ऐसा बता दो जो कंटिन्यू 5 साल से आप लोगों को बिना पेड क्लासेस के सारे जो है आप लोगों को फ्री क्लास करवा रहा हूं। क्या गुरुजी यूट्यूब पे तो सारे ही फ्री पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब पे पढ़ाते पेड क्लासेस क्यों भेजते हैं? सिर्फ यूट्यूब पे ही पढ़ाओ ना, पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं पेड क्लासेस, वो तो सही, भाई उनकी जरूरत है तो कर रहे हैं सही, लेकिन जो ये कहने आते हैं ना वकालत करने के, सर यूट्यूब पे तो सभी फ्री तो पढ़ाते हैं। अरे फ्री पढ़ावे तो बनत पेड क्लासेस भी तो दे ना। मैं तो कद दी पेड क्लासेस, मैं पेड नहीं दे रहा क्योंकि मेरा पूरा एफर्ट यहीं पे डालना है। यहाँ पे मैं कुछ एफर्ट डालूं, ऐप के अंदर पूरा एफर्ट डालूं, वो दोहरा व्यक्तित्व अपने से नहीं होता है।
अपने तो जितना एफर्ट डालेंगे यही यूट्यूब पे डालेंगे, जो बढ़ाएंगे, चाहे कोई अमीर बाप की औलाद पढ़ रही है तो वो भी यहीं से पढ़ेगी यूट्यूब पे मेरे से, और चाहे कोई गरीब परिवार से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी यहीं से पढ़ेगा। सभी के लिए समान एफर्ट है जो यहीं पे लगेगा। ठीक है, यही सोच लेके चला हूं और 5 साल तो हो गए भैया इसी सोच के आधार पे चल रहा हूं मैं। ले स्क्रीनशॉट। देखो राजधानी का चयन और पी सत्यनारायण राव समिति का यहाँ पे जो है सिफारिश इनकी होती है। देखो सरदार पटेल का पर निर्णय, दिल्ली की बैठक में राजधानी तय करने का मसला सरदार पटेल पर छोड़ दिया और सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जो थी पी सत्यनारायण राव समिति। ठीक है, इनकी अध्यक्षता के अंदर समिति तय की। ये देखो समिति यहाँ बैठी है। ठीक है, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की है। और अन्य बड़े नगरों का महत्व देखिए, समिति ने राज्य के अन्य बड़े शहरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों को वहां पे स्थापित करने के बारे में सलाह दी कि बाकी जो बड़े नगर है उनका भी अस्तित्व बना रहे, तो कुछ ऐसे कार्यालय वहां पे कर देते हैं जैसे कि हाई कोर्ट हो गई, है ना, तो इस तरीके के जो है शिक्षा विभाग हो गया वगैरह, ये जो है उन क्षेत्रों में कर देते हैं तो उनका भी अस्तित्व बना रहे। और राजधानी जयपुर को बनाने की सलाह किसने दी है, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो विभिन्न शहरों को मिले महत्वपूर्ण सरकारी विभाग, कौन कौन से। जयपुर को तो राज्य की राजधानी घोषित किया ही किया है। जोधपुर को मिला हाई कोर्ट। ठीक है, अब इसकी खंडपीठ जो है वो जयपुर के अंदर है लेकिन हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर है। बीकानेर को मिला शिक्षा विभाग। जयपुर को उदयपुर को मिला है खनिज कस्टम और एक्साइज विभाग। कोटा को मिला वन और सहकारी विभाग और भरतपुर को मिला है कृषि विभाग। ठीक है, ये सारे विभाग ध्यान रखना भैया, इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को ये विभाग दे दिया है, ये पूछा जाएगा। अच्छा ये याद नहीं है तो यहाँ याद रख लियो कि हाईकोर्ट का जोधपुर में शिक्षा विभाग, बीकानेर में खनिज कस्टम एक्साइज, उदयपुर के में वन एवं सहकारी विभाग, कोटा के मायने है और कृषि विभाग भरतपुर के मायने। हम तो याद मुझे दो दो तीन तीन तरीके है, तो ये जो है सबका अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये विभाग दिए गए। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो वृहत राजस्थान का उद्घाटन और राजस्थान दिवस, विधिवत उद्घाटन होता है 30 मार्च 1949 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ही उद्घाटन किया जाता है, इसलिए अपन ने वो ट्रिक पढ़ी थी जी का नेहरू सरदार, यानी चौथा चरण है तो सरदार 4 अक्षर सरदार के अंदर, तो यहाँ पे ये उद्घाटन कर लिया इन्होंने। देखो इसी कारण हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन भजनलाल सरकार के द्वारा एक निर्णय दिया गया है, वो भी ध्यान रखना। वर्तमान में जो भजनलाल सरकार है उन्होंने कहा है कि ये जो है हिंदू नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा, चैत्र महीने के अंदर मनाया जाएगा। तो ये अभी हाल ही में पिछले 2 जो राजस्थान दिवस है वो चैत्र प्रतिपदा के समय मनाए गए हैं। बाकी जो डेट है वो 30 मार्च इसलिए क्योंकि बड़ी रियासतें ज्यादातर जो है 30 मार्च को एक रूप ले चुकी थी राजस्थान का, इसलिए उस दिन मनाया जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री देखिए हीरालाल शास्त्री को इस नवनिर्मित वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब प्रधानमंत्री चेंज हो गए। ये सारी चीजें मैंने कल की क्लास में याद करवा दी आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ना। राजशाही का अंत और रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन यानी कि खून नहीं बहेगा। ठीक है, राजशाही का अंत हो रहा है। राजवंशों की समाप्ति, देखो विभिन्न रियासतों के विलय के साथ ही राजस्थान में कई सदियों से पुरानी राजशाही का अंत हो गया। इनमें संसार के प्राचीनतम राजवंश शामिल थे, जैसे कि मेवाड़ में गोहिल वंश, जैसलमेर में भाटी वंश का शासन था, जयपुर में कछवा वंश का, बूंदी में हाड़ा वंश का शासन था। तो राजतंत्र की समाप्ति होती है और लोकतंत्र का उदय होता है एकीकरण के साथ ही। ठीक है, और राज्यपाल गवर्नर के समकक्ष पद है। ठीक है, देखो राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में अब केवल राज प्रमुख के नवसर्जित पद ही रह गए थे। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपालों के समकक्ष थे। मैं कह रहा हूं ना, राज प्रमुख यानी राज्यपाल मान के चलो, प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री मान के चलो। अब राजतंत्र का एक ही मतलब एक प्रतीकात्मक पद रहा था, वो राज प्रमुख और महाराज प्रमुख का, वो भी बाद में जो है राज्यपाल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। रक्तहीन क्रांति, ये एक ऐसी रक्तहीन और शांतिपूर्ण क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत देखो कितने दाव पेच हुए, कितना मनाया किस तरीके से, तब जाके जो है राजस्थान का एकीकरण होता है। अब मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय, पंचम चरण। मैंने कहा ना मत्स्य संघ को तो ऐसे का ऐसे बना के साइड में रखा था कि वक्त आने पे आपको बताएंगे कि कहां किस तरफ आपको मिलना चाहिए। इसके लिए भी एक समिति बनेगी, जनता की राय पूछी जाएगी इसमें भी। ठीक है, शंकर राव देव समिति बनती है जिसमें जनता की राय पूछी जाती है। देखो
जब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतें राजस्थान में मिल गई तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई औचित्य नहीं रहा था। पहले शुरुआत वहीं से हुई थी मत्स्य संघ को, लेकिन वहां से साइन करवा के लिया था कि आपको कभी भी किसी में भी मिलाया जा सकता है। डॉक्टर शंकर राव देव समिति, इन रियासतों को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए जन भावनाओं को जानने हेतु भारत सरकार द्वारा डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया कि जनता का क्या राय है, जनता किस तरफ मिलना चाहती है, यूपी की तरफ या राजस्थान की तरफ। तो जनता ने कहा राजस्थान की तरफ, तो कि चलो भाई ठीक है। विलय की तिथि 15 मई 1949। भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया। और शास्त्री जो है मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत ने वृहत राजस्थान के हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये पूछते हैं प्रश्न कि हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में कौन शामिल थे? शोभाराम कुमावत को शामिल किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एकीकरण के सभी सातों चरण एक बार एक साथ यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसके अंदर मत्स्य संघ बनता है, ठीक है, तारीखे वारीखे ये सब मैंने आप लोगों को याद करा दी। आप जो है सिर्फ इसमें जो है कुछ जैसे रियासतें नहीं दे रखी हो तो वो भी जो है अपन ने पढ़ा है ढंग से। अब देखो ये जो है मत्स्य संघ, फिर राजस्थान संघ, फिर संयुक्त राज्य राजस्थान, वृहत राजस्थान, फिर संयुक्त वृहत राजस्थान, और फिर संयुक्त यहाँ पे आ जाता है। ये जो संयुक्त राजस्थान लिखा है ना, इसका नाम भी राजस्थान संघ होता है। ठीक है, इसका नाम भी राजस्थान संघ होता है, ये ध्यान रखना। और ये जो है 26 जनवरी अपने क्या कहते हैं 26 जनवरी 1950 को है। फिर बाद में जो है 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण है पुनर्गठित राजस्थान, जो ग श्रेणी का अजमेर राज्य था। आबू रोड तालुका और सिरोही रियासत का भी विलय कर दिया गया। मुंबई राज्य में मिला हिस्सा और मध्य भारत का सुनेल टप्पा संयुक्त राजस्थान से इसमें लिया गया। ठीक है, तो ये जो है 7वें चरण के अंदर देखो आबू देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा ये वाला लिया गया, और यहां से सुनेल टिप्पा वाला निर्णय लिया गया था। ये अंतिम चरण में कुछ क्षेत्र जो बच गए थे वो लिए गए थे। ठीक है, 7वें चरण के अंतर्गत। और पढ़ते हैं अभी आगे, लीजिए स्क्रीनशॉट, ये कैसे मिले हैं उनको भी देखते हैं। देखो सिरोही का प्रश्न, गुजरात के नेताओं के मनसा। गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र टूरिस्ट स्पॉट को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। अब देखो माउंट आबू क्या है? हिल स्टेशन। तो सभी हिल स्टेशन होने से क्या होता है? पर्यटन ज्यादा आता है। पर्यटन जहां पे आएगा वहां इकोनॉमी अच्छी रहेगी, तो इसलिए हिल स्टेशन को सब अपनी तरफ लेना चाहते हैं। गुजरात की कहते थे कि यहाँ बने हुए जो जैन के मंदिर है चालुक्य शैली में बने हैं, हमारे यहाँ के सोलंकी शासकों ने बनाए, इस आधार पे ये हमारे साथ मिलने चाहिए। ठीक है, तो राजस्थान वालों ने कहा कि भाषा जो है वो यहाँ की राजस्थान की बोलते हैं, ये है वो है। अंत में जो है ये कहा कि गोकुल भाई भट्ट सिरोही से है ना, तो क्या गोकुल भाई भट्ट का नेतृत्व हमें चाहिए, राजस्थान वाले कहते हैं, तो इसे जो है हमारी तरफ मिलाया जाए। तो बस एक एक करियो एकीकरण वाला कि गोकुल भाई भट्ट हाथल गांव के थे, तो क्या सिरोही के हैं, तो माउंट आबू के थोड़ी है क्या, लो सिरोही गांव आपका, माउंट आबू को अभी छोड़ देते हैं। फिर बाद में जो है और जाके लास्ट में बहुत सारे तर्क वितर्क चलते हैं। फिर बाद में जो है आखिरकार राजस्थान वालों ने कहा हमारे पास एक भी हिल स्टेशन नहीं है। फिर बाद में आखिरकार जो है जनता की मांग पे माउंट आबू को राजस्थान के अंदर ही मिलाया जाता है। देखिए रियासती विभाग का निर्णय नवंबर 1947 में। रियासती विभाग गुजरात के नेताओं के प्रभाव में था, क्योंकि पटेल साहब थे इसके अंदर। पटेल साहब कहां के थे? गुजरात के थे। अतः जनता के भारी विरोध के बावजूद विभाग ने सिरोही का राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत दे दिया था। ठीक है, नवंबर 1947 में। फिर जनता की मांग, सिरोही की जनता चाहती थी कि उसे बंबई यानी कि गुजरात में न मिलाकर और संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। जनता ये चाहती थी कि उन्हें जो है राजस्थान, जो संयुक्त राजस्थान बना है उसके अंतर्गत ही मिलाया जाए, और जनता की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी था। ले स्क्रीनशॉट ले एक बार। देखो भाई साहब, हीरालाल शास्त्री का तार और नेहरू जी का हस्तक्षेप 10 अप्रैल की बात है। उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में शामिल होने के फैसले पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के महामंत्री हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को तार लिखा। उदयपुर के मिलने से सिरोही का राजस्थान में शामिल होना अवश्यम भावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई, और बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। पटेल ने इस तार का जो है उत्तर नहीं दिया, सरदार पटेल ने नहीं दिया। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी कहलाते, और यहाँ पे हीरालाल शास्त्री ने कहा बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान कैसे चला सकते हैं, आप हमें सिरोही दीजिए।
नेहरू जी से मुलाकात 18 अप्रैल को। संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल नेहरू जी से भी मिला और जन भावनाओं से अवगत करवाया। फिर सरदार पटेल का रुख आता है। देखिए, नेहरू जी ने इस बारे में सरदार पटेल से बात की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुलभाई भट्ट के जन्म स्थान हातल गांव और कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष पूरा सिरोही गुजरात में शामिल कर दिया। अब यह क्या, हातल गांव और कुछ क्षेत्र छोड़ दिए और बाकी गुजरात एजेंसी को दे दिया कि भाई ये लो सिरोही आपका। ठीक है, उन्होंने तो गोकुलभाई की थी बात की थी, तो गोकुलभाई हातल गांव के उसको नहीं मिलाते अपन, और उसके आसपास का कुछ क्षेत्र नहीं मिलाते, बाकी सिरोही के रख लो। ठीक है, यहाँ पे जो है पटेल साहब भी खेल गए थे। फिर देखो आगे क्या होता है, मजेदार स्टोरी चल रही है। अब जन आंदोलन और सिरोही का अंतिम विलय 1 नवंबर 1956 की बात है। इस विभाजनकारी निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। भारत सरकार द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार के आश्वासन के बाद ही ये शांत हुए हैं। जनता खिलाफ हो गई पूरी तरीके से कि हमें जाना ही नहीं है गुजरात में, हमें क्यों भेजा जा रहा है। ठीक है, अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका पुणे गुजरात से निकालकर राजस्थान के अंदर मिला दिया। जय राजस्थान। ठीक है, चलो भाई, इस तरीके से जो है सिरोही और माउंट आबू अपने को मिला है। भाई बहुत संघर्ष किया तब जाके माउंट आबू मिला है अपने को। ठीक है, अब देखो अजमेर का विलय और हरिभाऊ उपाध्याय का मतभेद। लोक परिषद की मांग। राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यह मांग थी कि वृहत राजस्थान में अजमेर का इलाका भी शामिल हो। यह राजपूताना मध्य भारत सभा चाहती थी। ठीक है, प्रांतीय सभा चाहती थी। अजमेर कांग्रेस का विरोध हुआ इसमें। अजमेर का कांग्रेस नेतृत्व इस पक्ष में नहीं था। सन 1952 के आम चुनाव के बाद हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में अलग कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। वहां सी श्रेणी की धारा सभा चलती थी। धारा सभा के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, यहाँ पे अलग ही धारा सभा का गठन हो चुका था। अब वहां के नेता दलील देते थे कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है। ये क्या कहते थे कि छोटे राज्य ही बना के रखो, तो उससे क्या है कि प्रशासन अच्छे से अपन चला सकेंगे। तो ये कहते थे यहाँ के नेता कि इसलिए जो अजमेर अलग रह जाएगा। ये थी, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। राज्य पुनर्गठन आयोग का फैसला आता है। देखो, अजमेर के नेताओं के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और इसे राजस्थान में मिलाने की सिफारिश की। किसने? राज्य पुनर्गठन आयोग ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। और विलय की तिथि वही 1 नवंबर 1956। माउंट आबू क्षेत्र के साथ ही अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान के अंदर मिला दिया गया, यानी माउंट आबू में मिल गया, अजमेर मेरवाड़ा में मिल गया। अब निष्कर्ष क्या है? राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 मत्स्य संघ के रूप में शुरू हुई थी, 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होती है। यानी कि ये जो है आप लोगों के कितने साल चला है? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। शुरुआत में ही बता दिया था आप लोगों को। लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां बढ़िया है भाई साहब। राजस्थान पूर्व और एकीकरण कक्षा 9 की किताब का एक एक शब्द, एक एक पंक्ति आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा दिया है कि आप लोगों के जहन से एकीकरण कभी भी मिट नहीं सकेगा। कल की क्लास पूरी तरीके से ट्रिक और उस पर आधारित थी कि पहले याद कर लिया अपन ने फैक्ट को। आज की और कल की थोड़ी सी क्लास और आज की क्लास, ये पूरी कंसेप्चुअल है। आप लोगों को एक एक चीज को समझाया गया कि किस तरीके से कब कब क्या क्या मिले हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी, याद कर लेना। और भाई साहब जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो ध्यान देंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लोगों के जीजीडी ऐप पे चालू है और साथ ही साथ 12th लेवल वालों के लिए कंप्लीट सिलेबस आधारित जो मॉडल पेपर टेस्ट है वो भी उपलब्ध करा दिया। हालांकि उसमें अभी 6 मॉडल पेपर टेस्ट जुड़े हैं, 4 जुड़ने बाकी है। जब 4 जुड़ जाएंगे तो मैं टेलीग्राम पे जो है सूचना डालकर बता दूंगा। बाकी रीड प्री की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अभी से इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के साथ में आगे बढ़े, क्योंकि 7 से 8 हजार प्रश्न है इसके अंदर, बाद में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सीईटी वालों को भी यही कहूंगा, 10,000 प्रश्न है उनके कॉम्बो टेस्ट सीरीज के अंदर, बाद में अभ्यास नहीं कर पाओगे, साथ साथ अभ्यास करो। आरबीएससी वाले के लिए टेस्ट सीरीज के बारे में स्पष्ट कह चुका हूं कि अब 51 वाला ऑफर जा चुका है, अब इंतजार नहीं करें, वापस नहीं आएगा। जिसको भी ज्वाइन करनी है, अब 65 रुपए उसकी रेट है, ज्वाइन कर लेना। ऐसा नहीं हो कि फिर सोल्ड आउट हो जाए और फिर बाद में कहोगे गुरुजी अब तो सोल्ड आउट ही हो गए, अब तो 65 में भी नहीं खरीद पा रहे, फिर कहोगे गुरुजी 65 में भी खोल दो, हमें तो ज्वाइन करनी है। बाद में पचकी नहीं हो सके, टाइम हाथ से गया तो यानी गया। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, आप लोगों के लिए व्यवस्था पूरी कर रखी है ना, कहीं भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आज की इस क्लास में, इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।